बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, दहशतगर्दी की लहर, लड़खड़ाती मईशत। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देंगे। और अब बात करेंगे, कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पीएसपी मरकज पर आए और पीएसपी रहनुमाओं से मुलाकात की। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अमन और शहर की तरक्की के लिए वो सबके साथ बैठने को तैयार हैं। गवर्नर सिंध का कहना है खालिद मकबूल सिद्दीकी के ख्यालात मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुख्तलिफ नहीं है। रिपोर्ट करेंगे कमर अली मस्तोई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पीएसपी के मरकज पाकिस्तान हाउस पहुंचे, जहां पीएसपी रहनुमाओं ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया। और मुस्तफ़ा कमाल ने गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात में अनीस कायम खानी और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के ख्यालात मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुख्तलिफ नहीं हैं। बोले, उन्हें किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें, ताहम ये वक्त शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का है। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मैं पूरे शहर में जगह जगह जाऊं, सियासी रहनुमाओं से मिलूं या उनसे मुलाकातें करूं। सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह कि अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारी एमक्यूएम से कोई बात नहीं हुई। गवर्नर सिंध से ये हमारी दूसरी मुलाकात है। गवर्नर सिंध एमक्यूएम के नामजद हैं। इस शहर के लोगों की भलाई के लिए सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। गवर्नर साहब ने हमसे पहली मुलाकात में अपनी बात रखी, सामने बात रखी कि हमें शहर के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो मुझे एक लम्हे के लिए भी तरद्दुद नहीं हुआ इस वाली बात पे, क्योंकि हम ये बात पहले से कहते चले आ रहे हैं। हम इस शहर के लोगों की भलाई के लिए, हम सबके साथ काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। पीएसपी हाउस में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। एमक्यूएम के धड़ों के इंजमाम की कोशिशें तेज हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल दोनों ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमक्यूएम का सरबरा बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि एमक्यूएम के धड़ों में इंजमाम के लिए वो तमाम दोस्तों से गुजारिश ही कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध से पूछा गया कि क्या एमक्यूएम धड़ों के इंजमाम में अल्ताफ हुसैन भी शामिल होंगे। इस पर गवर्नर सिंध ने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। मैं तो बहैसियत गवर्नर सिंध अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश कर सकता हूं, मजबूर तो किसी को नहीं कर सकता। मैंने यही दरखास्त मुस्तफ़ा कमाल भाई के सामने रखी थी। वो आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे अपने पास आने की दावत दी थी, जो मैंने उसी वक्त कबूल कर ली थी। और मेरा मकसद फारूक सत्तार भाई से, मुस्तफ़ा कमाल भाई से और अपनी पार्टी जिसने मुझे नॉमिनेट किया गवर्नर सिंध, मैंने यही बात रखी थी कि हमें इस शहर को ठीक करना है। तयशुदा है, जो मैं आपको बता दूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और होंगे और रहेंगे। खालिद भाई के ऊपर सबका इत्तेफाक है, सब उनकी इज्जत करते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट हैं। ना फारूक भाई को उन पे कोई एतराज मुझे नजर आया बातों में, ना मुझे मुस्तफ़ा कमाल भाई के अंदर नजर आया। कोई भी शख्स वफाक के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ या सूबे के खिलाफ या शहर के खिलाफ बात करेगा तो मैं जरूर उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये किसी के एमा पर अगर होना होता तो बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका होता। इदारों की किसी किस्म की सियासी मदाखलत मुझे नजर नहीं आती। गवर्नर हाउस सरगर्मी का जो है वो बना हुआ है मरकज, वरना ये मरकज तभी कहीं और बनता। उस इनिशिएटिव में क्या अल्ताफ हुसैन भी शामिल हैं? मैं एक वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से कोई भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां मेरे मुल्क और मेरे इदारों या मेरे किसी भी सिस्टम के खिलाफ बात की जाए। हालिया इलेक्शन में इन तीनों के मिला के भी वोट तहरीक इंसाफ के आसपास नहीं आते हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई अल्ताफ हुसैन भी आपकी इनिशिएटिव में मुस्तकबिल में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? टीआई का जमाना चला गया, उनको भी 10% से ज्यादा वोट नहीं पड़े। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ असफ कैसर ने दावा किया है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की पेशकश की गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए असफ कैसर का कहना था
कि वो किसी मावराए आइन अबूरी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा, लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ किसी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में दी होगी, बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। आपकी पार्टी की क़यादत जो है वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का खदशे का भी इज़हार करिए, जिसकी तरदीद किया वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरे सामने खुद जो हमने किसी वक्त इनके साथ राबिता रखा, हमारी मुज़ाकरात उसके साथ बैकग्राउंड में जारी रही इस इशू पे, उन्होंने कहा, उनकी ये तजवीज़ थी कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है ना इंटर्म गवर्नमेंट आए। तो उसमें तो कानून में गुंजाइश नहीं है। अगर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कानून में नहीं है, तो कैसे हो सकता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसके मुताबिक जाए, कानून के मुताबिक जाए, ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इस तरह तो मुल्क नहीं बढ़ सकता कि आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप हर सूरत में उसको हुकूमत से रोकना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये प्रपोजल है, ये किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं। लॉन्ग टर्म इंटरम गवर्नमेंट, ये प्रपोजल आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने डिस्कस की या किसी और ने? हुकूमत थी। ये मतलब एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल भी हो सकती है। असद कैसर साहब के साथ आप ही के कोलीग्स जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने उनके साथ ये डिस्कशन किया है कि एक लॉन्ग टर्म इंटरम गवर्नमेंट होनी चाहिए। नहीं, वो एक इंतहाई गैर रस्मी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ही कोई ऐसा सीरियस ये न प्रपोजल सिर्फ गैर रस्मी गुफ्तगू है बल्कि इंतहाई गैर आईनी गुफ्तगू, गैर आईनी हो कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। पार्टी इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई। और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि हुकूमत इलेक्शन के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं कि इसका सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। कौमी असम्बली से इनफिरादी नहीं, इज्तिमाई इस्तीफे दिए और ये इज्तिमाई तौर पर ही कबूल किए जाने चाहिए। इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने पहले नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, जब उसने फौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। सिर्फ इमरान खान के तदब्बर और तहम्मुल की वजह से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। हमारे इस्तीफे आपके पास आए, अब आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। इस्तीफे इज्तिमाई ही होंगे क्योंकि ये इज्तिमाई फैसला है, इंडिविजुअल फैसला नहीं है। कल से तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। तहरीक इंसाफ की इज्तिमाई इस्तीफों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात बेनतीजा रही। PTI का वफ्द इस्तीफों की एक साथ मंजूरी पर इसरार करता रहा। राजा परवेज अशरफ जवाब में उन्हें आइन और कवायद बताते रहे। असद कैसर ने कहा, PTI मुल्क में नए इलेक्शन चाहती है, इसलिए इज्तिमाई इस्तीफे दिए हैं। स्पीकर ने PTI वफ्द से कहा कि आपका जो भी सियासी मौक़िफ़ है ऐवान के अंदर आकर पेश करें। इमरान खान की सरबराही में PTI की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि इस बार महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि PTI अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहिरों की क़यादत करेंगे। मौसम का अहवाल बताएं आपको। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद में बारिश हुई। इस दौरान मरी, कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदोनवाह में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। मुल्क के बालाई पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी, नथिया गली, बाड़ा गली के मकाम पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुजफ्फराबाद में पीर चनासी में फंसी गाड़ियों को भी निकाल लिया गया। चमन में कोयक टॉप पर खाई में गिरी गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 10 किलोमीटर में धुंध से कोयटा चमन शाहरा के बाज़ मकामात पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो गए हैं।
महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम शदीद सर्द है और धुंध पड़ने की तवक्को है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। तहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ वक्फे से बारिश का सिलसिला पूरा दिन जारी रहा, जिसके बाद इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम शदीद सर्द और धुंध पड़ने की तवक्को है। जी, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में सख्त सर्दी और धुंध की लहर जारी है। तफसील बता रहे हैं जवाद मलिक। जी बिल्कुल, कल होने वाली बारिश के बाद हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, लेकिन धुंध में कोई ख़ास कमी नहीं। आज भी धुंध का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि जीटी रोड और मोटरवे को रात बंद कर दिया गया था। अब थोड़ी सी जो धूप निकलेगी तो उसके बाद मोटरवे को खोल दिया जाएगा और स्मोक की सूरत हाल देख रहे हैं कि बरस्तूर वहीं पर बरकरार है। लाहौर का शुमार आज भी जो 10 बड़े आलूदा तरीन शहर है उसी में हो रहा है और इस हवाले से हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या ज़िला इंतज़ामिया के स्मोक के खात्मे के हवाले से ख़ास इकदाम सामने नज़र नहीं आ रहे। मौसम की सूरत हाल आगे चलकर भी यही बरकरार रहेगी। कुछ रोज़ तक धुंध का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और ख़ास तौर पर इससे जो बीमारियाँ हैं हम देख रहे हैं कि वो खुश्क खांसी जिसे कह लें, बुखार कह लें, वो खांसी उसमें इजाफा हो चुका है और लोगों को इस मौसम में खासी एहतियात करने की ज़रूरत है। मुल्तान में बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया, लेकिन गैस की बंदिश होने से नान बाइयों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम की रिपोर्ट में। जी, मुल्तान और गिरदोनवाह में सर्दी की शदीद लहर है। सर्दी के मौसम में गैस की बंदिश शहरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बन रही है। जहां घरेलू सारिफीन के लिए गैस मुहैया ही नहीं की जा रही थी, वहीं नान बाई जो हैं वो महंगी LPG और लकड़ी ख़रीद कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। उनकी जानिब से अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रेट जो है वो लगा दिए गए हैं। सादा रोटी 12 से 15 रुपये, खमीरी रोटी 18 से 20 रुपये, सादा नान 25 रुपये और रोगनी नान 35 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सख्त सर्दी में गैस नायाब है और महंगाई के दौर में एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। लकड़ी इतनी महंगी हो गई, गरीब बंदा क्या करे? 600 रुपये झाड़ी है बंदे की, बंदा क्या करे? गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही, रोटी बाजार से खरीदनी पड़ती है, रेट इतने हैवी हैं, मजदूर बंदा कहाँ तक अफोर्ड करे। बहावलनगर और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सर्दी की शिद्दत से गंदम की फसल पर क्या असरात मरतब हो रहे हैं, ये बता रहे हैं फहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावलनगर और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत और धुंध में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चूँकि बहावलनगर एक ज़रई ज़िला है तो यहाँ पर इस मौसम में जो है वो गंदम की फसल काश्त की जाती है। तकरीबन 10,40,000 एकड़ पर जो है वो गंदम की फसल काश्त की गई है। माहिरीन ज़राअत का ये कहना है कि सर्दी की ये शिद्दत और धुंध का ये बढ़ना जो है वो गंदम के लिए मस्बत असरात मुरतब करेगी। इसकी बढ़ोतरी तो रुक जाती है, लेकिन सिट्टे की पैदावार जो है उसमें इजाफा होता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि आइंदा साल गंदम की जो फसल है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हो सकता है और उसकी पैदावार अच्छी हो सकती है। जी, आटा, मैदा और फाइन आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद रावलपिंडी के नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमतों में 5-5 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया है। नान बाइयों का ये कहना है अगर आटा मजीद महंगा हुआ तो रोटी की कीमत और बढ़ सकती है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार। जी, रावलपिंडी में नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। रोटी की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह जो नान है उसकी कीमतों में भी 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी साहब, उनसे बात करते हैं। लॉस हो रहा है करोड़ों का डेली बेसिस पे कि एक बैग के साथ 3,000 रुपया बढ़ गया। तंदूर वाले का हफ्ते के 10 बैग लाता है वो 30,000 रुपया बढ़ गया। ठीक है जी, इस नुकसान को कवर करने के लिए हमने फिल वक्त 5-5 रुपये बढ़ाए हैं। ये सिर्फ हफ्ते 10 दिन का रेट है। जैसे अगले मतलब आज से आटा फिर महंगा होना शुरू हो गया तो हम नान रोटी भी फिर बढ़ाएंगे हफ्ते 10 दिन बाद। जी, इनका कहना है कि हुकूमत को मुतअद्दिद मरतबा आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए दरख्वास्त की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा अब रोटी की कीमतों में इजाफा मजबूरी बन गया है। जी, आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची टेस्ट टीम पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। केन विलियमसन की नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी ने होम टीम को मुश्किल में डाल दिया है।
न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स 612 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। टेस्ट के चौथे रोज न्यूजीलैंड ने 440 रन 6 विकेट पर पहली इनिंग्स आगे बढ़ाई। केन विलियमसन और एश सोढी के दरमियान 159 रन की शराकत बनी। सोढी 65 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान टिम साउदी और नील वैगनर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। आखिरी विकेट पर एजाज पटेल ने केन विलियमसन का साथ दिया और उनकी डबल सेंचुरी बनाने में मदद की। विलियमसन की डबल सेंचुरी मुकम्मल होने पर कीवी कप्तान ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। एजाज पटेल 0 पर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड का स्कोर 9 विकेट पर 612 रन रहा। अबरार अहमद ने 5 और नौमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 174 रन के खसारे के साथ शुरू की। अब्दुल्ला शफीक 17 और शान मसूद 10 रन बनाकर आउट हो गए। जब खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 77 रन था। इमाम उल हक 45 और नाइट वॉचमैन नौमान अली 4 रन पर नॉट आउट थे। टेस्ट के चौथे दिन भी स्टेडियम में तमाशाई न होने के बराबर थे। ज्यादातर इनक्लोजर्स खाली रहे। तहम कुछ देर के लिए स्पेशल बच्चों की आमद से मैदान में रौनक दिखाई दी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल समेत 5 प्रोफेशनल गोल्फर्स लीडिंग बोर्ड पर मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर मौजूद हैं। कराची गोल्फ कोर्स पर इवेंट का बाकायदा आगाज हो गया। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 500 गोल्फर समेत टॉप 8 खवातीन गोल्फर्स भी हिस्सा ले रही हैं। पहली मर्तबा खवातीन बड़े इवेंट में वाइट टी से खेल रही हैं। लेडीज गोल्फर्स का कहना था कि इस फासले से एमेचर गोल्फर्स का मुकाबला करना चैलेंज से कम नहीं। ये तो काफ़ी सीनियर्स तो काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होता है और हम लोग खेल भी रहे हैं वैगर के लिए, जो कि वुमेन्स एमेचर गोल्फ रैंकिंग, तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। हम लोग सारी लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा चांस है तो मतलब सब लोगों को प्रूव करने के लिए कि हम लोग भी अच्छे लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। वाईटी से उन्होंने इसलिए खिलाया कि हमारी जो लड़कियां हैं वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए ज़्यादा इक्विप्ड हो और ज़्यादा रेडी हो। ये ज़्यादा चैलेंजिंग भी है और अब इस बार जैसे देख रहे हैं आप CNS में पहले इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती थी, बट इस बार लाहौर से पेशावर से भी पार्टिसिपेशन है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर अस। इवेंट ऑर्गेनाइजर हसन सुहेल कहना था कि खवातीन के लिए इवेंट चैलेंज है जो अगले साल एशियन टूर की तैयारी कर रही हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है हम भी सीखते हैं, सभी सीखते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और फिर वक्त के साथ साथ और चीज़ें पता चलती जाती हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अब जो एशियन टूर हो वो उससे भी 5 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा अच्छा हो। 4 रोज़ा चैंपियनशिप के पहले रोज दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल समेत 5 प्रोफेशनल गोल्फर्स लीडिंग बोर्ड पर सबसे आगे रहे। इनमें मोहम्मद मुनीर, अब्दुल जहूर, हमजा अमीन और नईम खान 3 अंडर पार 69 के स्कोर के साथ मौजूद हैं। अभी आपको बताएं नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप फाइनल मरहले में दाखिल हो गई है। इवेंट के दूसरे रोज साबिक आलमी एमेचर चैंपियन एहसन रमजान कराची में जारी इवेंट में दिफाई चैंपियन मोहम्मद सज्जाद, शान नेमत, जुल्फकार कादिर, आदिल अब्दुल जब्बार, ओवैसुल्लाह मुनीर और सुल्तान मोहम्मद राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने में कामयाब हो गए। चैंपियनशिप के दूसरे रोज साबिक आलमी एमेचर चैंपियन एहसन रमजान को दूसरी शिकस्त हो गई। उन्हें सिंध के अली हमजा ने 4-2 के फ्रेम स्कोर से मात दे दी। सीड नंबर 5 शाहिद आफ्ताब भी हार गए। उनको क्वालिफायर खिलाड़ी फरुख उस्मान ने शिकस्त दी। मैच के चौथे फ्रेम में शाहिद आफ्ताब ने 141 का शानदार ब्रेक भी खेला। नंबर 4 सीड हारिस ताहिर को भी मात हो गई। क्वालिफायर खिलाड़ी वसीम अब्बास ने उन्हें 4-1 से जेर कर लिया। दिफाई चैंपियन मोहम्मद सज्जाद अपना दूसरा मैच भी जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने जहांजेब जहांगीर को 4-1 के फ्रेम स्कोर से शिकस्त दी। पहले रोज क्वालिफायर खिलाड़ी मुबश्शिर रजा के हाथों शिकस्त खाने वाले सिंध के मोहम्मद फैजान अपना दूसरा मैच जीतने में कामयाब रहे। रिजवान अजीज को उन्होंने 4-0 से मात दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में विफाकी तहकीकाती इदारे ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान गैर कानूनी दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वाले 214 अफराद को रोका और उनसे 47 लाख रुपए की गैर कानूनी रकम भी बरामद की। तफसील बता रहे हैं रिजवान यूसुफजई इस रिपोर्ट में। रवां साल तोरखम बॉर्डर और बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 22 लाख मुसाफिरों ने मुल्क में एंट्री की और एग्जिट किया, जिनमें 2285 अफराद को मुल्क में दाखिल होने से रोका गया। FIA के मुताबिक जाली दस्तावेजात पर सफर करने वालों में बेशतर अफराद अफगान शहरी थे। यहाँ पे जो अफ़गानी नेशनल्स हैं वो अटेम्प्ट करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करके बैरून मुल्क जाने की। दूसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं हमारे अपने जो पाकिस्तानी नेशनल हैं वो ज़्यादातर वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं। किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया या वीज़े के अंदर मसला है तो वो भी अटेम्प्ट करते हैं। FIA ने रवां साल अब तक हवाला हुंडी और करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ 276 कार्रवाइयां की और 322 अफराद को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से 72 करोड़ 30 लाख रुपए और 2,60,000 अमरीकी डॉलर भी बरामद किए गए। काफ़ी सारी जो सज़ाएं हुई हैं तो लोगों में एक तरह की डेटरेंस पैदा हो गई है कि वो इस गलत काम को गलत समझना शुरू हो गए थे। पहले जो ट्रेंड था कि इस गलत काम को बिजनेस के तौर पे लिया जाता, अब इस काम को इलीगल तस्वर किया जाने लगा है।
FIA हुक्काम ने डॉलर की स्मगलिंग और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत लाने के अज़म का इजहार किया है। कैमरामैन तारिक अली के साथ रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, पेशावर।